भारत की वनडे में वापसी, रोहित विराट पर निगाहें। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी। भारतीय टीम 6 महीने बाद वनडे में वापसी कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में सबकी निगाहें रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर पर होगी। रोहित और विराट का आखिरी वनडे भी श्रीलंका के खिलाफ अगस्त में था, जिसमें टीम हारी थी। दोनों के लिए ये सीरीज अहम है, खासकर उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए। 2023 विश्व कप में दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा और इंग्लैंड के खिलाफ भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इंग्लैंड ने अपनी टीम घोषित कर दी है, लेकिन भारत का संयोजन अभी तय नहीं है। रोहित और गिल ओपनिंग कर सकते हैं, जबकि विराट नंबर 3 पर खेलेंगे। पंत और राहुल में से कौन खेलेगा, यह देखना होगा। टीम में शमी और कुलदीप की फिटनेस भी परखी जाएगी। रोहित ने अपने भविष्य पर बात करने से इनकार करते हुए कहा कि उनका ध्यान इंग्लैंड सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी पर है। उन्होंने अपने हालिया फॉर्म पर कहा कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वे नई चुनौतियों के लिए तैयार है। यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं से गिरेगा तापमान। हवा की गुणवत्ता में सुधार, कुछ क्षेत्रों में अच्छी श्रेणी में दर्ज। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इससे दिन की तपिश से राहत मिलेगी। बुधवार को कानपुर, अलीगढ़ में कोहरा रहा, जबकि प्रयागराज, वाराणसी में गर्मी से लोग बेहाल रहे। झांसी में सबसे कम 16.1 डिग्री और वाराणसी में सबसे ज्यादा 30 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान गिरेगा और कोहरा खत्म होगा। पहाड़ों की बर्फबारी का भी असर होगा। लखनऊ में भी 2 दिनों तक ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान सामान्य होगा। बुधवार को लखनऊ का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता में भी सुधार दिखा। कुछ क्षेत्रों में हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई। अमेरिका से 104 भारतीय निर्वासित अमृतसर में उतरे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले बड़ी कार्रवाई, 19,000 और होंगे निर्वासित। 104 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित कर अमृतसर लाया गया। अमेरिकी सेना के विमान से पहुंचे इन लोगों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी और चंडीगढ़ के नागरिक शामिल है, जिनमें बच्चे भी हैं। अमेरिका ने 205 लोगों की सूची जारी की थी। अन्य की वापसी बाकी है। टेक्सास से 35 घंटे की उड़ान के बाद विमान अमृतसर उतरा, जहां भारतीय अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। ये निर्वासित भारतीय का पहला समूह है, जिसकी वापसी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले हुई है। अमृतसर में हुई भारत अमेरिका बैठक में अवैध आवर्जन पर चर्चा हुई। अमेरिका ने 19,000 भारतीयों को निर्वासित करने की बात कही है। निर्वासित भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियों में लाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कई परिवारों ने अमेरिका जाने के लिए जमीन बेची, कर्ज लिया। हरियाणा के अमन को 35 लाख में अमेरिका भेजा गया, पर वह गिरफ्तार हो गया। करनाल के अरुण के परिवार ने भी 45 लाख खर्च किए, पर उसे भी पकड़ लिया गया। यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले, बस अड्डे, यूपी 112 और बहुत कुछ। 90 साल की लीज पर बनेंगे बस अड्डे, यूपी 112 को मिले नए वाहन। यूपी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले बस अड्डों को 90 साल की लीज पर देने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे निजी कंपनियां इनका विकास कर सकेंगी। यूपी 112 के दूसरे चरण के लिए 569 नए वाहन खरीदे जाएंगे। एसजीपीजीआई निदेशक की नियुक्ति की उम्र सीमा 65 से बढ़ाकर 68 वर्ष की गई है। परिषदीय स्कूल के लिए 51,000 से अधिक टैबलेट खरीदे जाएंगे, ताकि सभी स्कूलों में पर्याप्त टैबलेट उपलब्ध हो। शाहजहांपुर को 29वां विकास प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जिससे शहर का नियोजित विकास हो सकेगा। इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 24 दिनों में 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। त्रिवेणी संगम पर उमड़ा आस्था का सैलाब, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा। महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में पहले 24 दिनों में ही 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के संगम पर होने वाला ये महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। इस महाकुंभ में वैष्णवों के सबसे बड़े दिगंबर अनी अखाड़े ने 550 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पदाधिकारियों को चुनने का फैसला किया है। अब अखाड़े में सभी पदों के लिए चुनाव होंगे और उनका कार्यकाल भी 12 साल के लिए तय कर दिया गया है। महाकुंभ के 25वें दिन भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अनुमान है कि इस महाकुंभ में 45 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे और यह आंकड़ा भी लक्ष्य के करीब है। जीपीएससी ने जारी किया एडमिट कार्ड, 102 पदों पर होंगे भर्ती। गुजरात प्रशासन, सिविल सेवा और नगर मुख्य अधिकारी के साक्षात्कार 12 फरवरी से।
गुजरात लोक सेवा आयोग जीपीएससी ने गुजरात प्रशासनिक सेवा, गुजरात सिविल सेवा और गुजरात नगर मुख्य अधिकारी सेवा के साक्षात्कार के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार 12 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक होंगे, जिसके माध्यम से 102 पदों पर भर्ती की जाएंगी। उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेजों और पहचान पत्र साथ लाने होंगे। साक्षात्कार के लिए अच्छी तैयारी करें और समय पर पहुंचे। जीसीसी में इस साल 4.5 लाख नौकरियां, 2030 तक 10 लाख से ज्यादा। भारत बना जीसीसी का शीर्ष गंतव्य, 2030 तक 33 लाख पेशेवरों को मिलेगा रोजगार। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी में इस साल 4.25 से 4.5 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और अगले 6 वर्षों में ये आंकड़ा 10 लाख को पार कर सकता है। एनएलवी सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत कुशल कार्यबल और नीतियों के कारण शीर्ष जीसीसी गंतव्य के रूप में उभर रहा है। 2030 तक इस क्षेत्र में 33 लाख पेशेवरों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई में जीसीसी फ्रेशर्स की मांग बढ़ेगी। 2030 तक 42% जीसीसी अपने कार्यबल को 50% तक बढ़ाने की संभावना है। भारतीय कंपनियों के 61% से अधिक जीसीसी को 2030 तक महिला नियुक्ति में 50% से अधिक की वृद्धि का अनुमान है। भारत की स्थिति वैश्विक जीसीसी केंद्र के रूप में मजबूत हो रही है। 2030 तक केंद्रों की संख्या 2100 से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे बाजार का आकार $100 अरब के करीब हो जाएगा। भारत के जीसीसी में तकनीक, वित्त, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नियुक्तियां बढ़ रही है। वित्तीय सेवाओं में सबसे ज्यादा 89% की जरूरत होगी, क्योंकि मार्केटिंग और डिजिटल विज्ञापन 73% की प्राथमिकता होगी। वित्त वर्ष 2026 के बजट में राष्ट्रीय ढांचे की शुरुआत से दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में जीसीसी विकास को बढ़ावा मिलेगा। चीनी चैटबॉट डिप्सीक पर जासूस का आरोप, यूजर्स का डेटा चीन भेजने का शक। अमेरिका में प्रतिबंधित डिप्सीक एप्पल ऐप स्टोर पर बना सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चीनी एआई चैटबॉट डिप्सीक पर जासूसी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि डिप्सीक यूजर्स का लॉगिन डेटा चीन की सरकारी दूरसंचार कंपनियां चाइना मोबाइल्स को भेज रही है। डिप्सीक, जो अमेरिका में प्रतिबंधित है, एप्पल ऐप स्टोर पर लॉन्च के कुछ घंटों में ही सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। शोधकर्ताओं ने डिप्सीक के वेब लॉगिन पेज में संदिग्ध कोड खोजे हैं जो चाइना मोबाइल से जुड़े हैं। उनका मानना है कि ये कोड यूजर्स के अकाउंट और लॉगिन प्रक्रिया का हिस्सा है। डिप्सीक ने चीन में सर्वर पर डेटा स्टोर करने की बात स्वीकार की है, लेकिन चाइना मोबाइल से संबंध चीनी सरकार से सीधे जुड़ाव रखते हैं। शोधकर्ताओं ने चाइना मोबाइल और चीनी सेना के संबंधों का भी दावा किया है। विश्लेषण डिप्सीक के वेब वर्जन पर है, मोबाइल वर्जन पर नहीं। डिजिटल सेवाओं के विकास को लेकर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी चिंतित है। टिकटॉक के बाद अब डिप्सीक का मामला भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। 2025-26 आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी। कंपोजिट दुकानों में मिलेगी वाइन, बियर और विदेशी शराब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी मिली है। नीति में देशी और विदेशी शराब, बियर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई लॉटरी से होगा। इस बार पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। 2026-27 में ये विकल्प मिलेगा। पहली बार कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस जारी होगा, जिसमें विदेशी शराब, बियर और वाइन एक साथ बिकेंगी, लेकिन सेवन की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में 55,000 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रीमियम रिटेल दुकान का लाइसेंस 25 लाख वार्षिक फीस पर नवीनीकरण होगा। मॉल्स में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अनुमति होगी। 60 ml और 90 ml की विदेशी शराब की बोतलें बिकेंगी। होम लाइसेंस की प्रक्रिया सरल की गई है, जिसकी फीस 11,000 रुपए होगी। लाइसेंस के लिए 3 साल का आयकर रिटर्न जरूरी होगा। विधानसभा चुनाव में 7.44% मतदान, 2008 के मुकाबले अधिक, लेकिन 2020 से कम मतदान। विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 7.44% मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। तय समय तक जिन मतदान केंद्रों पर कतारें लगी थी, वहां सभी मतदाताओं को मतदान करने दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से देर रात तक अंतिम आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस बार मतदान 2008 के विधानसभा चुनाव 57.58% से करीब 3% अधिक रहा, लेकिन 2020 के चुनाव 62.55% से कम रहा।
आपके लिए दिल्ली में 13,767 मतदान केंद्र बनाए गए, में 733 सहायक केंद्र भी शामिल थे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। मतदान केंद्र महिलाओं, दिव्यांगों और युवाओं ने संचालित किए। सभी केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिंग से निगरानी की गई। दिल्ली विधानसभा का कार्यालय 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है और मतगणना 8 फरवरी को होगी।